इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट फाइंडिंग अबाउट अ प्रोस्पेक्ट। किसी के बारे में, किसी से जब हम इंश्योरेंस के लिए मिलने जाते हैं तो किस तरह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए, किस तरह से बातें की जाए ताकि हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल सके और हम पॉलिसी कर सकें। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो हम उसका नाम पूछते हैं, उसकी एज पूछते हैं, नाम, नाम के बाद एज, और फैमिली के बारे में पूछते हैं कि फैमिली में कौन कौन है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई कि नाम, एज और फैमिली में कौन कौन है। फैमिली में मैरिड है, अनमैरिड है, मैरिड, अनमैरिड। मैरिड है तो मैडम क्या करती हैं, वर्किंग है या हाउसवाइफ है, वर्किंग है या हाउसवाइफ है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। बच्चे कितने हैं, मैंने कहा किड्स हैं तो कितने हैं, डॉटर है, सन है, उनका नाम क्या है। क्योंकि अगर आप उनके नाम से उनको बोलेंगे तो बेसिकली आप इसको ऐसे ही मानिए जैसे आपकी अपनी फैमिली है। तो अपनी फैमिली में जैसे आप बात करते हैं कि मैम है, मैम हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं। क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक होता है, हमें किसी को ये बताने की, जब भी हम कभी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जो पहला टारगेट रहता है वो ये शो करना रहता है कि उसकी फैमिली कितनी सेफ है। जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा ये बात करिए कि अगर उसकी फैमिली जो है वो कितनी सिक्योर है, सेफ नहीं कहेंगे, सिक्योर है, और वो भी फाइनेंशियली सिक्योर है। क्योंकि अगर ये व्यक्ति जो है, अगर इसका नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर राम है, राम की एज अगर 30 है तो 30 के आसपास आमतौर पर होता है कि वो मैरिड होता है। मैरिड हैं तो मैम क्या करती हैं, मैडम के बारे में ज़रूर जानिए। क्योंकि इससे दो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं कि मैडम हाउस वाइफ हैं या वर्किंग हैं। वर्किंग है तो शी इज़ इंडिपेंडेंट, और अगर हाउस वाइफ हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि उसको फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी राम को। तो हमारे पास एक टॉपिक निकल के आता है। फिर हम पता करते हैं किड्स, बच्चे हैं, बच्चे की एज क्या है। अगर एक बेटा है, एक बेटी है, या बेटी है, दो बेटे हैं, वट, तो उनकी आप एज भी पता करिए। एज से आपको ये पता चल जाएगा कि वो किस स्टेज में है। क्या वो स्कूल गोइंग है, क्योंकि जैसे ही आपको पता चला कि वो स्कूल गोइंग हैं या छोटे बच्चे हैं तो आप वहाँ पर, बच्चों के लिए हमें इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है कि हमें चाइल्ड प्लान यहाँ पर हम उनको दे सकते हैं। हम प्रोस्पेक्ट से चाइल्ड प्लान की बात कर सकते हैं। और जब तक मैम हाउसवाइफ हैं तो हम एक बड़े, यहाँ पर राम के हैवी इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं। हैवी जो राम का इंश्योरेंस है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर राम को खुदा ना खास्ता कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी जो मिसेज हैं वहाँ पर उनको दिक्कत आ सकती है फैमिली सर्वाइव करने में। तो ये है दूसरा, ये बेसिक क्वेश्चन हो गए कि उसकी फैमिली के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। ठीक है, अगर मैम वर्किंग है तो भी हम उनसे इसी बारे में बात कर सकते हैं। वर्किंग का जो है हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, ये हो गया। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि पता चले कि आप उनको चाहते हैं जीवन सरल समझाना, और जीवन सरल भाई साहब ने पहले से ही ली हुई है। तो हम पूछते हैं कि LIC से कौन कौन सी पॉलिसियाँ हैं, क्या कोई प्रीवियस LIC से पॉलिसी चल रही है, ताकि इससे हमें ये पता चल जाए कि LIC में उसने किस तरह की इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्योंकि अगर आप वही वाली इन्वेस्टमेंट उसको बताएंगे तो डेफिनेटली वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो हमेशा आप बात करिए कि LIC की कोई पुरानी पॉलिसी है, और अगर पॉलिसी है तो थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करिए कि पॉलिसी क्या है, कितना प्रीमियम पे करता है। क्योंकि उससे प्रीमियम क्या है, प्रीमियम पे कितना करता है उसे, और कितने साल की पॉलिसी है। भले ही कस्टमर को उसका नाम ना पता हो, प्रीमियम और टर्म से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने लाख की पॉलिसी हो सकती है। तो 5 लाख की है, 10 लाख की है, 20 लाख की है, या विदाउट मैच्योरिटी है। तो एजेंट को तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि टर्म प्लान है, मनी बैक है, क्या है। तो उससे थोड़ा सा आइडिया ले लेना चाहिए कि एग्जैक्टली वो पॉलिसी उसकी कहाँ पर है। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस कंपनी में वो काम करते हैं।
किस कंपनी में काम करते हैं, वहाँ किस पोस्ट पे हैं। अगर आप डायरेक्ट ही राम से पूछेंगे कि राम की सैलरी क्या है, तो शायद आपके लिए परेशानी हो सकती है, राम आपको इसके बारे में नहीं डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन कंपनी और पोस्ट पता चलने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका पैकेज क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ली वो हमने ली कि राम की एज, नाम, एज, फैमिली में कौन कौन है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, और पेंशन के लिए भी आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर कंपनी में क्या है, किस कंपनी में काम करते हैं, किस पोस्ट पे हैं, क्या कंपनी की तरफ से कोई पेंशन स्कीम अवेलेबल है। आपको मैं बता दूं, किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरफ से कोई पेंशन स्कीम अवेलेबल नहीं होती। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि पेंशन स्कीम हम उसको एक ऑप्शन दे सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मैं फिगर राउंड करता हूँ। हैवी इंश्योरेंस राम के नाम पे दे सकते हैं, उसके बच्चों के लिए हम चाइल्ड प्लान दे सकते हैं, पेंशन प्लान की बात कर सकते हैं, और फाइनली एक क्वेश्चन और हम पूछ सकते हैं, जो वो क्वेश्चन होगा कि अंडर सेक्शन 80C, जो 80C की टैक्स सेविंग है वो कैसे करते हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि 80C भी खाली है तो फिर डेफिनेटली आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपसे इंश्योरेंस लेगा ही लेगा। अब डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कन्विंस करते हैं। तो ये जस्ट बेसिक चीज़ें हुई कि हमें हैवी इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, चाइल्ड प्लान और 80C के प्लान्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे हमने देखा हमारे पास प्लान्स हर तरीके के हैं, तो फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि हम वाइफ के बारे में हमने बात नहीं करी अभी, तो हम मैडम के बारे में भी बात कर सकते हैं कि वो वर्किंग है तो किस कंपनी में है, किस पोस्ट पे हैं, और वो 80C को की जो टैक्स सेविंग है वो कैसे करती हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बच्चों की तरफ क्या है, ताकि पता चले कि राम ने अगर 2-4 लाख 5-4 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है और मैडम की कोई पॉलिसी नहीं है, तो हम वहाँ पर भी कुछ प्लान जो है दे सकते हैं। अगर हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम उसके बाद उसकी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं आगे। किसी भी कस्टमर को जब आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि उसके दिमाग को बिल्कुल भी खाली ना छोड़ें, उसे लगातार बातें करते रहें। हमेशा कोशिश करें, आमतौर पर कोई जो LIC एजेंट होता है वो शुरू करता है कि सर 5 लाख रुपए की अगर आप पॉलिसी लेंगे, 7 लाख रुपए की पॉलिसी लेंगे, या अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेंगे, तो बस यहीं तक बात होती है। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेडिकल में केसेस पास हो जाते हैं। नॉन मेडिकल का मतलब है आज उसने फॉर्म भरा, ब्रांच में गया, कीन कराया, पेमेंट की, पॉलिसी रसीद इशू इंस्टेंटली। लेकिन इसमें आप देखिए कि अगर 5 लाख की बात करी तो 24 से 25 हज़ार की इंस्टॉलमेंट आ सकती है। 7 लाख की अगर बात करते हैं, ये ईयरली है, मतलब 2,000 रुपये मंथली पे भी बात हो सकती है, पर मंथ पे बात आ सकती है। 7 लाख की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा 35 के आसपास रख सकते हैं पर एनम, जो 3,000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास आएगा। और 10 लाख की बात करें तो प्रीमियम 50,000 के आसपास होगा, जो लगभग 4,200 रुपये महीना होगा। इससे ऊपर हम जाने की सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सीधा प्लान बताने लग जाते हैं। इससे पहले कि हम प्लान बताएं, हमें थोड़ी सी और उसको कुछ समझाने की ज़रूरत होती है। देखते हैं उनको कैसे क्या समझाएंगे। सबसे पहले कस्टमर को ये बताओ कि उसको इंश्योरेंस कितने का चाहिए, हाउ मच इंश्योरेंस इज नीडेड। क्योंकि अगर आप सीधे 5 लाख रुपए का प्लान बताएंगे तो वो सिर्फ 5 लाख के प्लान के ऊपर ही ध्यान देगा और आप बड़े इंश्योरेंस नहीं बेच पाएंगे। हाउ मच इंश्योरेंस इज नीडेड, कितना इंश्योरेंस चाहिए, ये उसके बारे में जरूर बात करें। आप हर कस्टमर को बताइए, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स होते हैं जिसमें वो महसूस करते हैं कि हाँ LIC तो मैंने ली हुई है, हालांकि मैंने पिछले 4 ऑप्शन दी, अपने लिए LIC, मिसेज के लिए, बच्चों के लिए, पेंशन के लिए, टैक्स सेविंग के लिए, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन जब भी वो बात करता है कि LIC ली हुई है या नहीं ली हुई है, तो कितना इंश्योरेंस चाहिए, ये कस्टमर के साथ जरूर शेयर करें। इसका मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। उससे पूछिए कि सर आपकी फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, मंथली एक्सपेंसेस। अभी नया क्वेश्चन आ गया कि सर मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं। मंथली एक्सपेंसेस को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एनुअल एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। अभी मंथली एक्सपेंसेस का अगला क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर मैम तो हाउसवाइफ हैं। 2 केसेस होते हैं कि अगर मैम हाउसवाइफ हैं तो
अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो 20,000 रुपये हैं। हमने राम से उसकी इनकम के बारे में नहीं पूछा, लेकिन मंथली एक्सपेंसेस पूछे तो हमें पता चला कि उसके जो साल का एक्सपेंसेस है उसकी फैमिली का, बच्चे की एजुकेशन फीस वगैरह मिला मिलू के सारा कुछ 2.5 लाख रुपए बन रहा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर आज खुदा ना खास्ता अगर आप घर नहीं जाते तो मैम को और आपके बेटे को या बच्चे को, बेटा है बेटी, ये 2,40,000 की जरूरत हमेशा पड़ेगी? यस और नो। कस्टमर को इन्वॉल्व करके रखिए और उससे बातें करते रहिए। ऑब्वियसली सी बात है, कस्टमर इस पॉइंट पे नो नहीं कह सकता, वो कहता है बिल्कुल ठीक है। तो सर आपकी पुरानी LIC जो चल रही है, वो जो भी चल रही है 2 लाख की है, 4 लाख की है, तो पूछिए सर आपने ऐसा क्या किया हुआ है, क्या प्रोविजन, अगर ये क्वेश्चन एक आ गया, उसके बाद मंथली एक्सपेंसेस का एक क्वेश्चन और आ गया, उसके बाद चाहिए नहीं चाहिए एक क्वेश्चन और आ गया। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आप नहीं हैं तो आपने ऐसा क्या प्रोविजन किया हुआ है कि आज आप घर नहीं जाते तो फैमिली को ये पैसा हमेशा मिल सकता है। इसके ऊपर बात करिए 2,000 रुपीज, और आप पाएंगे कि 90% केसेस में, क्योंकि हमने पूछ लिया कि उसका कितना इंश्योरेंस है, तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि 90% केसेस में इतना इंश्योरेंस नहीं होता कि उसकी फैमिली को ये पैसा हमेशा मिल सकता है। तो आमतौर पर उसे वो नहीं कह पाता कि उसके पास कोई इंश्योरेंस है इतना। ठीक है, 90% केसेस में, तो मतलब कहने का मतलब है हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है इंश्योरेंस करने का किसी भी कस्टमर का। इसके बाद 90% केसेस में हम कह सकते हैं कि वो कहेगा कि उसके पास इंश्योरेंस नहीं है। अब इंश्योरेंस नहीं है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कितना इंश्योरेंस उसको दिया जाना चाहिए, कितना इंश्योरेंस उस पार्टी का होना चाहिए कि 2,40,000 उसको हमेशा आए। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा कि 2,40,000 रुपए उसकी फैमिली को चाहिए, उसने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर क्या आपको नहीं लगता कि फैमिली के लिए प्रोविजन होना चाहिए? प्रोविजन कैसे करेंगे आप, हाउ यू विल डू इट? अगला क्वेश्चन ये होगा कि हाउ यू विल डू इट। अगर आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो आप जीतते रहेंगे, आप ठीक डायरेक्शन में जाएंगे। जहां पर आपने एक्सप्लेन करना शुरू किया वहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। एक्सप्लेन भी हम ऐसा करेंगे कि हम बहुत थोड़ा सा बोलेंगे, लेकिन कस्टमर को हम ज़्यादा बोलने देंगे, जिससे कि उसका दिमाग भी हमारी प्रेजेंटेशन में यूटिलाइज हो। अगर उसका दिमाग भी यूटिलाइज होगा तो फिर वो हमसे, चांसेस हैं कि वो इंश्योरेंस हमसे जरूर लेगा। अभी वो कहेगा कि मैं सेविंग करूंगा और अपनी फैमिली के लिए इतनी सेविंग करूंगा कि उसको हर साल 2,40,000 रुपये मिल जाएं अगर राम नहीं है तो। लेकिन एजेंट को भी नहीं पता होता कि कितनी सेविंग चाहिए 2,40,000 रुपये हमेशा देने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। जो भी आपकी एनुअल एक्सपेंसेस हैं, आज की रेट में उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फिगर मिल जाएगी कि किसी व्यक्ति का कितना इंश्योरेंस होना चाहिए। हमारे केस में राम की इनकम है 2,40,000 रुपये। अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करूं तो आप देखेंगे, सीधा सीधा एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, अप्रॉक्सीमेटली ये 30 लाख से ऊपर जा रही है, लेकिन मैं इसको 30 लाख रख सकता हूं। बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अंदाजन आप देखिए, मैं अंदाजन का मतलब बताता हूं आपको। 13 दूनी 26, 26 लाख, क्योंकि 2.5 लाख रुपए है, और 13 चौके 52, 5 लाख, 26 और 5 31, तो 30 लाख फिगर हम ले सकते हैं। तो ये जो 13 है ये फॉर्मूला है कि उसको कितना, राम को कितने इंश्योरेंस की जरूरत है आज की डेट में। तो राम जब कहता है कि उसको 13 टाइम्स इंश्योरेंस चाहिए, मतलब ये आप बताएंगे उसको कि सर कम से कम आपका 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए मैं यहां पर साथ साथ कहूंगा कि एजेंट को चाहिए कि वो एक कैलकुलेटर भी रखे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं चलेगा, कैलकुलेशन में लगे रहेंगे और वो काफ़ी टाइम अपना भी खराब करेंगे, कस्टमर का भी खराब करेंगे। इसलिए कैलकुलेटर जरूर रखिए, वो मैंडेटरी है। इसके बाद
30 लाख रुपए की का मतलब कैसे? कहने का ये मतलब है कि अगर 30 लाख रुपीज आज बैंक में हैं और खुदा ना खास्ता कोई मिसहैपनिंग हो जाती है राम के साथ, तो राम की फैमिली 30 लाख को बैंक एफडी में डालेगी, और बैंक एफडी का रेट जो है वो 8% साल का है, तो नियरली 2,40,000 रुपए उसकी फैमिली को हमेशा मिल सकते हैं। ये आपको देना है उसको आइडिया कि 2,40,000 रुपए आपकी फैमिली के लिए रेगुलर देने के लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन बनती है कि आप 30 लाख रुपए का मिनिमम इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। जैसे हमने शुरू में पूछा था कि उसका ऑलरेडी इंश्योरेंस अगर 5-6 लाख रुपए का है, तो वो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो कह सकते हैं 30 में से अगर माइनस करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर एटलीस्ट 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस की आपको जरूरत है। अब होता क्या है, वो थोड़ा सा डर जाता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि वो डर जाएगा। उसका बात मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पर हमने, लेकिन आपको साथ साथ ये कह देने की जरूरत है कि सर आप चिंता ना करें, मैं क्योंकि एक अच्छा LIC एजेंट हूँ, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ कि आपका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास LIC में 50 से अधिक प्लान हैं, तो डेफिनेटली हम आपको कोई ना कोई जो ये 20 लाख की जो रिस्पॉन्सिबल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आराम से हम फुलफिल कर देंगे। ये तो एक तरीका हुआ। इसके बाद अगर सिर्फ यहीं पे आपको प्रेजेंटेशन खत्म करनी है, तो सबसे पहले बजट, तो इसमें आप एंडोमेंट पॉलिसी दे सकते हैं 20 लाख रुपए की, अगर पार्टी अफोर्ड कर सकती है अच्छा खासा प्रीमियम। क्योंकि 20 लाख में अगर टर्म आप 20 ईयर्स देते हो तो लगभग 1 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा। 14 नंबर टेबल हो सकती है, 149 नंबर टेबल हो सकती है। लेकिन अगर वो 1 लाख नहीं भर सकता और उसको मैच्योरिटी भी चाहिए, तो फिर अगली टेबल आपको बतानी चाहिए कि सर आप 133 नंबर टेबल ले लीजिए। उसमें क्या होगा कि अगर आप 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी इनको देंगे और टर्म 20 साल रखेंगे, तो आप देखेंगे कि 40,000 की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, 40,000। या स्ट्रेट अवे आप 133 पे ना आके 88 नंबर पे भी आ सकते हैं। बट लेकिन मैंने यहाँ पर उसको बताया कि 133 नंबर टेबल अगर लेते हैं जीवन मित्रा, तो हम यहाँ से भी उसका प्रोविजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारी फैक्ट फाइंडिंग खत्म नहीं होती है। जो हमें कस्टमर को समझाना चाहिए कि उसकी फैमिली को कितना पैसा चाहिए, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर प्रोविजंस दे रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। 14 नंबर टेबल 149 नंबर टेबल से उसकी 20 लाख की कवरिंग पूरी कर सकते हैं। लगभग 1 लाख प्रीमियम आएगा 20 साल के लिए। वो चाहता है कि नहीं प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, फिर 133 नंबर टेबल बता सकते हैं जो कि ट्रिपल कवर है 7 लाख रुपए की। नॉर्मल डेथ पे 21 लाख और एक्सीडेंटल डेथ पे 28 लाख रुपए मिलेंगे। अगर इसको डिवाइड करेंगे आप इसको, तो आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपए के आसपास का प्रीमियम आएगा साल का। अगर ये पार्टी फिर भी कहती है नहीं ये भी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है फिर उसको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बता देना चाहिए। टेबल नंबर 164 जो 20 लाख का अगर लेते हैं 25 सालों के लिए, तो लगभग राम की एज जो 30 हमने ली है, अप्रोक्सीमेटली 6 से 7,000 रुपये प्रीमियम आएगा साल का। तो अभी हमें ये देखना है कि एज ए एथिकल एजेंट, जैसे हमने हमेशा करते आए हैं, कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी, कम इंश्योरेंस देने की बीमारी, तो पॉलिसी को बिल्कुल भी 5 लाख 7 लाख से शुरू ना करें। कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट बताएं, कस्टमर को उसकी नीड बताएं और उसके हिसाब से देखें। तो अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हैं एंडोमेंट से, तो पहले तो आपने एक चीज़ क्लियर कर दी कि 20 लाख के इंश्योरेंस की उसको ज़रूरत है। तो 14 नंबर 149 नंबर टेबल सर्च करते हो तो 70-80 हज़ार लाख रुपए का प्रीमियम लेने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और सीधी सी बात है, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसे क्यों न इस चीज़ से वंचित कर रहे हैं आप। 20 लाख रुपए का अगर उसके इंश्योरेंस की ज़रूरत है, अगर आप अच्छे एजेंट बन के जाते भी हैं, तो उसको पूरा इंश्योरेंस देते क्यों नहीं। अगर 133 टेबल देना है आपको तो उसको दीजिए, ताकि उसका इंश्योरेंस तो पूरा हो। कल की डेट में कोई दूसरा एजेंट आके ये तो नहीं कहेगा कि सर आपका इंश्योरेंस कुछ है नहीं जैसे आप जाके कह रहे हैं, या फिर उसको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताइए। तो यहाँ तक उसकी जो फैमिली की, जैसे मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी, फैमिली सेव करने का ये एक अच्छा तरीका है।
लेकिन इसके अलावा भी हम बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप हमारा जो फैक्ट फाइंडिंग का है सेकंड जो वीडियो है वो भी देखें।